हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 की। देखो बच्चों, 11th कॉमर्स के 3 चैप्टर्स हम अब तक पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड ये होगा हमारा 4th चैप्टर, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। इस चैप्टर में बेसिक हमको क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब आप ये बुक खोलोगे तो आपके सबसे पहले 2 लाइन दिखेंगे। पहली लाइन में ये लिखा है कि महाराष्ट्र कब बना, महाराष्ट्र कब एग्जिस्टेंस में आया, तो उसकी डेट आपको याद रखनी है। फर्स्ट में 1960। सेकेंड बात ये कि सब लोगों के, महाराष्ट्र में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी मेहनत से आज महाराष्ट्र इतना अच्छा डेवलप हो रहा है, राइट। उसके बाद आपको महाराष्ट्र का मैप दिया गया है यहाँ पे एंड उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीजें। कितने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है। उसमें से 6 जो है वो रेवेन्यू डिविजन है, दैट इज मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अच्छा, ये मेन सिटीज है। अरे यार, मुंबई की बात करूं तो मेरे काफी स्टूडेंट्स है जो मुंबई से मुझे देखते हैं, पर मैं रहती नांदेड़ में हूँ, राइट। मतलब दिखाऊं कि आपको मैं कहाँ रहती हूँ, ये मैप में कहाँ गया, देखो ये यहाँ पे हूँ मैं और मेरे सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे। मुंबई कहाँ है रे मुंबई, ये देखो मुंबई डिवीजन, राइट। तो ये आपका मुंबई और मैं रहती हूँ यहाँ पे। तो इतने दूर से आप मुझे देखते हो उसके लिए थैंक यू। एंड 36 डिस्ट्रिक्ट है, ये एक बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की इकोनॉमी के सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखो। महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। सबसे फर्स्ट कौन है मैं नहीं बताऊंगी, बस सेकेंड महाराष्ट्र, इतना याद रखना। अच्छा, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस, मतलब जनगणना 2011 के अनुसार महाराष्ट्र का टोटल पॉपुलेशन कितना आपको पता है? 11.24 करोड़। 11.24 करोड़ मतलब 11 करोड़ एंड समथिंग ऊपर, राइट। मुझे नहीं लगता अभी ये 11 करोड़ होगा, क्योंकि यार 10 साल हो गए सेंसस को, 2011 का ये। तो आप समझ सकते हो कितने बढ़ गए होंगे पॉपुलेशन, राइट। एंड महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन द टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया मतलब एरिया वाइज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र 3rd नंबर पे आता है। सबसे पहले आई थिंक राजस्थान है, देन उसके बाद यूपी है एंड देन उसके बाद महाराष्ट्र है। अच्छा, इसका एरिया कितना है? 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट विथ 45.20% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज। मतलब आज भी महाराष्ट्र की 45.20% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में, खेड़े गांव में रहती है, ठीक है। टाउन्स और सिटीज में रहती है। मतलब 45% सिर्फ लोग गांव में, शहरों में रहते हैं, राइट। एंड बाकी सब कहाँ रहते हैं आपको पता है? खेड़े गांव में। एंड अकॉर्डिंग टू 2011 द सेक्स रेशियो ऑफ द महाराष्ट्र वाज 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। मतलब जहां पे 1000 लड़कों की बर्थ होती है वहां पे सिर्फ 929 गर्ल्स की बर्थ होती है, ऐसा इनको बोलना है। देन देखो हमारा लिटरेसी रेट कितना अच्छा है, 82.3%। पर ये लगता है क्या जब आप महाराष्ट्र में घूमते हो तब सच में आपको लगता है? कितने झगड़े करते यार लोग महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरी दुनिया में देख लो। लिटरेसी 100% भी हो पर हम ना पड़ोसी के साथ भी झाड़ू के लिए झगड़े करते। मतलब बाहर का आंगन जो होता है वो साफ कौन करेगा और कितना एरिया तू साफ करेगा और कितना मैं, इस बात के लिए हम आज भी झगड़ा करते। ये ना बहुत शेम वाली, मतलब शर्म वाली हरकत है। सोचो आप, इतना अच्छा लिटरेसी रेट होने के बाद भी इतने झगड़े, बाप रे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016-17 द स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ जीडीपी। व्हाट इज मेंट बाय जीडीपी? तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या? मतलब एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, राइट, उसका टोटल। एंड अगर हम स्टेट पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें भी महाराष्ट्र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सच में इसका एक मेन रीजन है, पता है क्या?
मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। वैसे हमारा इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, पर हमारी मुंबई को आर्थिक राजधानी मतलब इकोनॉमिक सिटी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उतना मतलब खरबों अरबों का रोज का इनका बिजनेस होता है मुंबई में, राइट। और मुंबई में पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है इसलिए। एंड और कुछ फीचर्स दिए हैं। एंड महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। अच्छा, अब सोच के एक बात बताना। हाँ, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेन बहुत सारी चली। इतनी सारी श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र से यूपी गई, महाराष्ट्र से बिहार गई, महाराष्ट्र से अलग अलग जगह गई, पर एक ट्रेन का नाम बताना जो बाहर से महाराष्ट्र में आई। ऐसी एक ट्रेन का नाम भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में ही काम करते हैं ज्यादातर, वो बाहर जाना नहीं पसंद करते। पर यूपी बिहार के मजदूर महाराष्ट्र में काम ढूंढने आते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरी एक बात नोटिस करो, अगर आपको पानी पूरी बहुत पसंद है या भेलपुरी वगैरह जो भी आप खाते हो वो अगर आपको पसंद है, तो देखना छोटे छोटे टाउन्स में, मतलब टाउन्स की सिटीज की बात कर रही हूं मैं, वहां पे देखना ये बिहारी लोगों का या फिर ये यूपी के जो भी लोग आते हैं ना, एक पानीपुरी का स्टॉल तो इनका पक्का है, पक्का। मैंने बहुत ये मतलब नोटिस किया है। हाँ, आप सोचोगे मैं बाहर जाती हूँ खाती हूँ, हाँ खाती हूँ राइट। अब आ जाओ एग्रीकल्चर सेक्टर पे। यार एग्रीकल्चर सेक्टर इतना लॉकडाउन था, जीडीपी माइनस में था, माइनस। एक सेक्टर ऐसा था सिर्फ जो प्लस में था, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और सबको पता है महाराष्ट्र में सिर्फ एक है, एक ही चीज है हमारे पास फार्मर्स है, राइट। और वो भी बहुत मेहनत से, बहुत खून पसीना बहा के खेती में काम करते हैं, तब हमको खाना मिलता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर महाराष्ट्र का काफी डेवलपमेंट कर रहा है, काफी ज्यादा। यहाँ पे लिखा है देखो, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड दैट इज 22.2% ड्यूरिंग 1670, जो कि 15.3% था ड्यूरिंग 2001 एंड 2003। सबसे पहले बोलूं तो ये पूरा चैप्टर इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, इसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जो जो चीजें पढ़ाने वाली होंगी मैं आपको पूरी पढ़ाऊंगी। अभी इतना हो गया हमारा। देन जनरल प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है यार, फार्मर को कम पैसे मिलते। देखो आप एक बिस्लरी की, देखो मेरे पास ये कुछ तो वाटर बॉटल है, ये कितने में है? ये आधा लीटर की वाटर बॉटल, ये आपको कितने में मिलती है? 10 रुपए में, राइट। वही आप आधा किलो चावल लेने जाओ, कितने में मिलता है? अच्छा, चावल महाराष्ट्र में होता नहीं है, सॉरी मजाक कर रही हो, चावल हटा दो। आप गेहूं लो, गेहूं महाराष्ट्र में होता है। ज्वारी लो, महाराष्ट्र में होती है। आपको पता है ज्वारी कितने रुपए किलो बिकती है? 30 रुपीज केजी, मतलब 15 रुपए की आधा किलो। आपको पता है ये पानी की बोतल बनती कितने में है? 2 से 3 रुपए में। बिकती कितने में है? बिकती कितने में है? 10 रुपए में। मतलब प्रॉफिट कितना है? 7 रुपीज। 7 रुपीज प्रॉफिट कितना हो गया? सोचो, 3 रुपए की चीज मिल रही है 10 रुपीज में, मतलब 7%, मतलब 7 रुपीज प्रॉफिट, मतलब के 200% प्रॉफिट। 3 रुपए की चीज 10 रुपए में। पर वही आप ज्वारी की बात करें जो कि हमको 30 रुपीज केजी मिलती है, आपको पता है उसको कितना पानी लगता है? आपको पता है उसके लिए कितना मेहनत लगती है? 4 महीने के बाद आती है वो। अगर आज लगाई तो 4 महीने के बाद, वो भी अगर वेदर कंडीशंस ने अच्छे से सपोर्ट नहीं किया तो वो भी नहीं आएगी। तो सोचो कितना रिस्क लेके ये हमारे लिए इतना करते हैं, पर बदले में हम इनको क्या देते हैं? कभी कभी टमाटे 150 रुपए किलो मिलते हैं, कभी कभी टमाटे 5 रुपए किलो मिलते हैं। अभी 5 रुपए किलो है टमाटर, राइट। ये क्या है? ये कितने ज्यादा फ्लक्चुएशन है, आप सोच सकते हो। जो किसान ने ये सोच के टमाटर लगाया था कि यार उसका टमाटर कम से कम 20 से 40 रुपए किलो तो बिकेगा, आज वो 5 रुपए किलो बिक रहा है। सोचो आप क्या गुजरते होगी उस पे। अगर आपकी मेहनत को कोई, आपकी 40 रुपए की मेहनत को 5 रुपए में मांगे तो क्या आप दोगे उसको? मैं तो कभी नहीं दूंगी। सोचो वो कितना मेहनत करते हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है, जब कभी भाजी मार्केट में जाओ तो सिर्फ किसानों से ही चीजें खरीदा करो। बागवान वगैरह लोगों से मैं मना नहीं कर रही हूँ, खरीदो उनसे, पर सोच समझ के खरीदना, क्योंकि किसान के पास उसके डायरेक्ट हाथ में पैसा जाता है और ये बागवान लोग ये काफी प्रॉफिट रख के पैसा कमाते हैं, तो इसलिए ये लॉस में नहीं रहते, किसान लॉस में रहता है। देन दूसरा पॉइंट,
इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो अब एक चीज है इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, पढ़ने लायक है इसलिए बता रही हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इतना डिटेल में डिस्कशन का। राइट, सुनो, एक आदमी था, उसके दो बेटे थे, उसके दो बेटे, एक आदमी उसके दो बेटे। जो एक आदमी था उसके पास जमीन थी 6 एकड़, राइट, 6 एकर्स ऑफ लैंड, 6 बीघा लैंड उसके पास थी, 6 एकर्स ऑफ लैंड। उसके दो बेटे में वो लैंड बांटी गई, तो एक एक बेटे को कितनी लैंड आई, इसको 3 एकर्स आई, इसको 3 एकर्स आई। अब मुझे बोलो, ये इसके कल को 2 बेटे हो गए एंड इसके कल को 2 बेटे हो गए, अब ये लैंड चारों में बटी तो कितने हो गए, सबको 1.5 एकड़ ही लैंड मिली। तो ये लैंड जो धीरे 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 घट के इतनू सी सबको मिल रही है, वो क्या है, कितने छोटे छोटे फार्मर्स बन रहे। आपको पता है पहले लोगों के पास जब हम उनको पूछते थे कि आपके पास कितनी खेती है, कितना फार्म है आपका, तो बोलते थे 80 एकड़, 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़। आज किसी को पूछना आपके पास कितना फार्म है, 4 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, ऐसा बोलेंगे। 10 के ऊपर जाने वाले तो बहुत कम लोग हैं, और मतलब 100 एकड़ तो रेयरली आपको एक आधा ही मिलेगा। तो सोचो कैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कैसे वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, फिर इतना सा टुकड़ा सबको मिल रहा है। तो एक गलत चीज है। आपको पता है इससे होता क्या है, देखो जब लैंड 5 एकड़ थी तो आप जो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल वगैरह डालने के लिए, फार्मिंग के लिए लाते थे, वो बल्क में लाते थे, तो आपको कॉस्ट कम पड़ती थी। वही आपको अब 1 एकड़ या 1.5 एकड़ के लिए लाना है तो आप कम क्वांटिटी लोगे, और कम क्वांटिटी के लिए वो कैसे आपको इतने बार्गेनिंग करने देगा, वो भी तो बार्गेनिंग कम करने देगा ना फिर आपको। तो ये बात सोचने वाली है, जरा सोचो। देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। अब इसका क्या मतलब है, देखो खेती करने के लिए आजकल लोग जो बोल रहे हैं ना कि न्यू टेक्नोलॉजी, नो डाउट न्यू टेक्नोलॉजी से फायदा होता है, नो डाउट, पर उससे नुकसान भी होता है। अब यही मोबाइल देख लो जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मैं उसको अच्छे काम के लिए यूज कर रही हूँ, ये मेरा ऊपर के मंजले का कमाल है, मतलब कि दिमाग का कमाल है, राइट। वही आप इस पे इतने टाइम पबजी खेले, टिकटॉक चलाए वगैरह वगैरह, ये क्या है, उसका वेस्टेज है। वैसे ही जब एक्सेसिव फर्टिलाइजर जमीन में गिरता है तो जमीन खराब होती है, वो अच्छी नहीं रहती ज्यादा टाइम तक, राइट। अगर आप एंसिस्टर्स, जो आपके पुराने लोग जिस तरह से खेती करते थे, अगर आप आज भी वैसे खेती करो तो सच में आज भी बढ़िया हमको चीजें खाने मिल सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। आजकल किसानों को भी लगता है कि यार अगर हमारी चीजें इतने सस्ते में जा रही है तो हम प्रोडक्शन क्यों ना बढ़ाए, ताकि कम से कम हमको रोज की रोटी के तो क्वेश्चन है, जो रोज के रोटी का सवाल है, कम से कम वो तो छूटे। तो इसलिए वो भी फर्टिलाइजर्स ज्यादा यूज करते हैं, और ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने का नुकसान ये होता है कि उनकी जमीन की जो ताकत है, जो अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की जो ताकत है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। एग्रीकल्चरल इनडेप्थनेस, इसका क्या मतलब है, देखो फार्मर्स बहुत सुसाइड करते हैं, बहुत ज्यादा सुसाइड करते हैं। क्यों सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो कर्ज बाजारी, मतलब उनपे लोन इतना बढ़ जाता है कि उनको ऑप्शन ही नहीं रहता है दूसरा। देन ये बाकी पॉइंट्स अगर आप पढ़ो ना तो भी चलेगा, ड्राई लैंड वगैरह ये सबको पता है। महाराष्ट्र में एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब कि जहां पे बरसात वगैरह नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, वही समझ लो, भावना पहुंचले ते पूरे आए, राइट, भावना पहुंचनी चाहिए। तो ओसाड़ बोलते हैं उसको, राइट, जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती उसको मराठी में ओसाड़ बोला जाता है। तो दुष्कालग्रस्त, याद आ गया बच्चों, दुष्कालग्रस्त एरिया जो है महाराष्ट्र का, वो एक एरिया है, वहां पे ना मतलब बारिश वगैरह नहीं होती। सच बोलूं तो नांदेड़ भी दुष्कालग्रस्त में आता है, बहुत पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे लोग फेस करते हैं, ठीक है। देन इरिगेशन फैसिलिटीज है, कैनल्स वगैरह अवेलेबल है, पर उसमें पानी कब आता है, जब नदियों में, जब बांधों में पानी हो, जब डैम्स में, बड़े बड़े जो बनाए वाले डैम्स है उसमें पानी हो, तो हमारे कैनल्स में पानी आएगा ना, वरना कहां से आएगा, राइट। और कैनल में पानी ज्यादा देर रुकता नहीं है, सब अपनी अपनी मोटर डाल के उसमें फार्मिंग करते हैं, तो ठीक है ना। तो उस वजह से ज्यादा टाइम तक फार्मर के पास इतना पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो इरिगेशन फैसिलिटी भी उतनी सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ कैपिटल। यार देखो, आज मैं फार्मिंग कर रही हूँ, आज मैंने 40,000 रुपए लगाए, आज मैंने 1 एकड़ में कुछ तो
सपोज गेहूं लगाया, गेहूं निकलने को लगते 5 महीने, उसमें लोग आ जाते हुडा पार्टी को, तो आधा गेहूं तो वैसे ही खत्म कर देते, आधा नहीं करते, मजाक कर रही हूँ, थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है। गेहूं खत्म, मतलब उतना गेहूं, देन उसके बाद क्या होता है, ये गेहूं 5 महीने बाद निकलता है। 40,000 रुपए 5 महीने तक मेरे इसमें लगे थे, राइट। उसके बाद 4 महीने तक, 5 महीने तक ये पैसे उसी में थे। गेहूं हम सोचे थे आएगा आएगा, आया भी गेहूं आया, और उसको मार्केट में सेल होने में और 1-2 महीने लग गए। पर वही 1-2 महीने ऐसा टाइम होता है बरसात का जहां पे मुझे फिर से क्रॉप लगाना पड़ता है। उस टाइम में मेरे पास पैसा कहां से रहेगा, क्योंकि मेरा पैसा अटक के पड़ा है ये पीरियड में, ये जो 2 महीने का पीरियड है उसमें मेरा पैसा अटक के पड़ा है। अब क्या करूं मैं? तो इसलिए बहुत सारे किसानों के पास कैपिटल, मतलब कि जो भांडवल होता है, उसकी कमतरता महसूस होती है, उसकी कमी महसूस होती है। देन डेवलपमेंट प्लान्स नहीं है कुछ ठीक ठाक। अभी तो अभी ये मोदी गवर्नमेंट की वजह से सच्ची में आपको पता है पूरा के पूरा जो खेड़ा, जो विलेज रहते हैं ना, पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए और एकदम मस्त चकाचक बना के दिया यार, सच्ची में उनको। और ये ना मैंने खुद देखा, इसलिए बोल रही हूँ, मैं कोई मोदी भक्त वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। एंड लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटी। अब मुझे बोलो, एक प्रोडक्ट है सपोज, अच्छा ये कैमल का कंपोस्ट है, राइट, ये प्रोडक्ट है, इसकी एडवर्टाइजिंग कैमल कैसे करता है? कभी टीवी में दिखा, कभी मोबाइल पे, कभी यूट्यूब पे ऐड डाल, ये कर वो कर। क्या कभी आपने देखा है कि नांदेड़ का एक किसान है जिसने गेहूं की एडवर्टाइज की? आपने देखा है क्या? सच बोलो, कभी भी नहीं। किसान कैसे मार्केटिंग करेगा यार, बेचारा बस मेहनत करना जानता है। मार्केटिंग तो ये डीमार्ट वाले, ये सब जितने भी बड़े बिजनेसमैन से वो करते हैं यार, ये बेचारे तो बस मेहनत करना जानते हैं, राइट। बस इसलिए ये पीछे रह गए। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, खेती महाराष्ट्र में फुल्ली, मतलब सच बोलूं तो 70% बारिश पे डिपेंड है। बारिश हुई खेती है, बारिश नहीं हुई खेती खत्म, उसके भरोसे नहीं रह सकते, राइट। देन अब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो गई। एंड ये आपको पढ़ना है यार। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स एट रीजनेबल प्राइस। अब जो ऊपर के प्रॉब्लम्स है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो सबसे पहली बात, सीड्स अच्छे दो ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है। जो भी पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसका नंबर बढ़ा दो। अभी सपोज किसी गांव में 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, गांव बड़ा है, तो उसको 15 कर दो, 20 कर दो। डेवलपमेंट इन इरिगेशन फैसिलिटी, जो भी इरिगेशन फैसिलिटी है उसको बढ़ाओ। एंड इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है उसको फुलफिल करो। ये सारी जनरल बातें यहाँ पे दी है। इंडस्ट्री, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी कमाल की है सच्ची में। आईटी इंडस्ट्रीज पूना में, मुंबई में आईटी इंडस्ट्रीज पूना में, इन्फोसिस गजब का कैंपस है इन्फोसिस का। अगर देखना है तो यूट्यूब पे किसी की वीडियो है, जाके देख लो, इन्फोसिस कैंपस डालना आ जाएगी, मस्त है, बहुत अच्छा है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ वेरी मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। सच में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि महाराष्ट्र आईटी सेक्टर में, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स में, टेक्सटाइल में, फार्मास्यूटिकल्स में काफी ग्रो कर रहा है। अभी जो कोरोना वैक्सीन बनी है ना बच्चों, कहाँ बनी है? पुणे में, महाराष्ट्र के सीरम इंस्टीट्यूट में, राइट। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन कंट्रीज जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है महाराष्ट्र में, तो वो भी काफी अच्छी है, वो सच में ज्यादा करती है। महाराष्ट्र को प्रिविलेज देते, क्यों? सिंपल सी बात है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक सिटी है, इसलिए। और यहाँ पे पॉपुलेशन देखो ना सॉरी, पॉपुलेशन देखो ना, तो सिंस अप्रैल 2020 अप्रैल 2000 टिल सितंबर 2017 महाराष्ट्र में 6,11,760 करोड़ रुपीज, विच इज 31% ऑफ एफडीआई फ्लो इन महाराष्ट्र। मतलब टोटल एफडीआई फ्लो में से 31% डायरेक्ट महाराष्ट्र में आती है। सोचो महाराष्ट्र में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते महाराष्ट्र में। देन जनरल प्रॉब्लम्स, अब ये प्रॉब्लम्स आप रीड कर लो प्लीज। ये देखो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ये रीजनल इम्बैलेंस वगैरह, यार दंगे फसाद भी काफी होते हैं हमारे पास, राइट। एंड अब उसके कुछ सॉल्यूशन, ये जो ऊपर के प्रॉब्लम्स है ना, उसके कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं। देन उसके बाद आ जाओ सर्विस सेक्टर में। यार सर्विस सेक्टर मतलब वन ऑफ दी
फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया का। सर्विस सेक्टर इतना अच्छा बढ़ रहा है ना, इतना अच्छा बढ़ रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्फोसिस कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है इन्फोसिस नाम की टीवी, ऐसा कुछ नहीं उनका, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है। कैसी सर्विसेज? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज। अब है क्या देखो, इन्फोसिस बनी थी समथिंग 90s में, राइट, 90s में बनी थी। अगर 1995 में आप इन्फोसिस के शेयर्स, पता है आपको शेयर जो मैं एसपी में पढ़ाती हूँ, राइट, शेयर, अगर आप 1995 में 10,000 के शेयर्स लेते इन्फोसिस में, आपको पता है आज उसकी वैल्यू क्या होती? सपोज सोचो 10,000 कितने हो गए होते अगर आपने तब शेयर लिए होते, तो आज आपके 10,000 के शेयर्स हो गए होते 68 लाख रुपीज एंड समथिंग के। 68 लाख रुपीज, 10,000 रुपए 25 साल में 68 लाख रुपीज बन गए। तो आप सोचो सर्विस सेक्टर कितना जबरदस्त काम करता है। चलाओ जरा और खुद के लिए कुछ करो। जॉब में कुछ नहीं पड़ा है, 10 या 20,000 की जॉब से जिंदगी नहीं कटती बच्चों, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। एंड अब सर्विस सेक्टर ऐसा नहीं है कि आईटी इंडस्ट्री, आईटी नहीं, एजुकेशन हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, रिटेल बैंकिंग हो सकती है, सोशल सर्विसेज हो सकती है, बहुत सारे टाइप्स की सर्विस होती है। जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी देते, वो आपको सर्विस देते, राइट। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरी सर्विसेज आपको दे रही हूँ, राइट। देन उसके बाद हो गया, ये आपको पढ़ना है थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तरीके का होता है, जैसे हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, ऐसे बहुत तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्ट्स होते हैं। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिससे पैसा बनता है, राइट। पैसा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन द इकोनॉमिक्स, राइट। ये अगर लाइन पसंद है तो बुक के ऊपर लिख लो, राइट। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी सेक्टर? यार किसी को परली का नाम पता है? परली एक गांव का नाम है जहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट है। हाँ, ऑटोमिक एनर्जी नहीं, ऑटोमिक नहीं यार, ऐसा एनर्जी प्लांट है, ठीक है। वहां से ना बिजली सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, राइट। तो कितना बिल आता है यार लाइट का, देखो ना, हर घर का 1,000 रुपए बिल आता है। किसके पास नहीं आज फ्रिज, कूलर, टीवी, ये मतलब बेसिक चीजें, फैन, लाइट, किसके पास नहीं है? सबके पास है, सबके पास। तो बिल तो आता ही है। और आप अगर लाइट ना भी यूज करो ना, अगर आपके घर में सिर्फ मीटर भी लगाए ना बेटा, तो आपको 150 रुपए बिल पक्का आएगा, ठीक है। हाँ, वो जो लाल लाइट चमकती है ना उसी का आ जाएगा, पर 150 रुपए बिल पक्का आएगा। देन ट्रांसपोर्ट, यार मुंबई की लोकल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। देखते हो ना, अरे यार मुंबई में मैं तो आज तक नहीं गई सच्ची में, बोलते हैं कि ऐसा मुंबई के वो स्टेशन से बाहर निकलते ना तो ऐसे मतलब समझ नहीं आता रास्ता किधर है। जो दिल्ली के लोग हैं बस उन्हीं को समझ आता है। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी हम यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट है। मैं यूट्यूब पे वीडियोज अपलोड करती हूँ, आप मेरे वीडियोज देखते हो, उनको लाइक करते हो, आई होप सब्सक्राइब भी करते हो अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, आई होप आप करते होगे ऐसा। तो क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना, इसके थ्रू हमारे दोनों के बीच में, आप और मैं, स्क्रीन के एक तरफ आप और एक तरफ मैं, हम दोनों में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। देन हेल्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय हेल्थ? कोविड के चक्कर में सबको हेल्थ ने बहुत मतलब हेल्थ नाम की जो डेफिनेशन है ना यहाँ ऊपर के मजले में एकदम फिट हो गई है, राइट। तो हेल्थ सेक्टर यानी कि हमारे दवाखाने, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें जो प्राइमरी एड होती है, मतलब फर्स्ट एड वगैरह जो है मिलना, जल्दी से जल्दी मिलना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब चीजों में काफी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है मेरा जो टाउन है ना, होम टाउन, वो पूर्णा है, नांदेड़ के पास, परभनी डिस्ट्रिक्ट में आता है पूर्णा। तो यहाँ पे सरकारी दवाखाना है। कोविड के पहले तक उसको कोई पूछता नहीं था, कोई मतलब वो गांव के बाहर रहते, एक तो सबसे खास बात सरकारी दवाखानों की, उसके पहले कोविड के पहले उसको कोई नहीं पूछता था। पर आज जब कुछ लोग वहां 14-14 दिन क्वारंटाइन रहे, उसके बाद उनको पता चला कि सरकारी दवाखाना भी अच्छा है, वहां पे भी इलाज अच्छा होता है, तो अब लोग थोड़ा उसकी तरफ जाने लगे हैं, क्योंकि सच्ची में उन्होंने कोविड के टाइम पे काफी अच्छी फैसिलिटीज दी। एजुकेशन, जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन होता है। प्राइमरी मतलब
6 से 14 साल के बच्चों को, मतलब एट द एज ऑफ 6 to 14, मतलब कि आप जब 8th क्लास में जाओगे ना तब तक। इनफैक्ट आपको पता है मेरी भी स्कूलिंग फ्री स्कूलिंग हुई है, राइट। गर्ल्स को महाराष्ट्र में फ्री स्कूलिंग है, एक्चुअली इंडिया में ही है शायद। 8th तक हमको कोई स्कूल की फीस नहीं लगती। फीस तो यार 10th तक नहीं लगती गर्ल्स को, पर गर्ल्स को एक एडिशनल बेनिफिट है, हमको ना बुक्स फ्री में मिला करते थे 8th क्लास तक। 9th 10th 11th में सॉरी 9th 8th 9th और 10th में हमको खरीदने पड़ते बस, बाकी कुछ नहीं। तो अच्छी फैसिलिटीज देती है गवर्नमेंट, आपको पढ़ना चाहिए। और देखो ना ये आपके बुक्स भी कितने सस्ते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स की बुक कुछ नियर अबाउट 70-80 रुपीज की तो है, और ये आपको अच्छा स्कोर करती है, आपको कितना सारा नॉलेज प्रोवाइड करती है। सेकेंडरी एजुकेशन ये कहां से कहां तक आता है? 9 10th, राइट, 8 9 10। फिर हायर सेकेंडरी कहां से आता है? दैट इज 11th एंड 12th, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना। एंड उसके बाद का हायर एजुकेशन मतलब क्या? ग्रेजुएशन, मतलब आगे की जो डिग्री बोलते हैं ना उसको, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें ये आता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह दिए, वो बेटा आप प्लीज पढ़ लो। जो मेन पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की बात की है वगैरह वगैरह। अच्छा, अडल्ट लिटरेसी ये क्या चीज है? ईच वन टीच वन। अब देखो ईच वन टीच वन, मम्मी जैसे आपको बचपन में पढ़ाया करती थी, ईच वन टीच वन, मतलब जो जो लिटरेट है वो अपनी नॉलेज को प्लीज शेयर करो। और देखो नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो अगर आपको भी कुछ आता है तो जो स्ट्रीट पे बच्चे रहते हैं वगैरह, मुंबई में आपको काफी देखने मिल जाएंगे, कुछ तो पढ़ाओ उनको भी कभी, ताकि वो भी लाइफ में कम से कम बाकी कुछ ना कुछ पढ़े ना पढ़े, बस हिंदी और मराठी लिखना और पढ़ना तो भी सीख जाए, इतना ध्यान रखा करो। देन ट्राइबल एजुकेशन यार। अच्छा, अभी लेटेस्ट में पद्मश्री अवार्ड का डिक्लेरेशन हुआ है, जहां पे उस टीचर का नाम नहीं पता पर वो बहुत ग्रेट है, उसने 32 मतलब यार 32 या कुछ 300 ऐसा समथिंग कोई नंबर है, सॉरी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उतने बच्चों को फ्री में पढ़ाया। फ्री में मतलब वो साल की सिर्फ 2 रुपए फीस लेता था, साल की 2 रुपए फीस, और इतने सारे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, वो भी फ्री में। समझो ना 2 रुपए कितने होते हैं साल के, क्या होता है 2 रुपए में साल के? आज तो 2 रुपए में बस 2 चॉकलेट आती है 1 रुपीज वाली, मतलब इतना सा। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए उनको पद्मश्री मिला है। तो ट्राइबल मतलब क्या? जो उसको क्या बोलते हैं यार मराठी में ना, ट्राइब्स, मतलब उनको एक अच्छा कुछ वर्ड है, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है वो भी, इनके लिए एक अच्छा वर्ड आदिवासी, राइट राइट, याद आया यार, आदिवासी। तो आदिवासी के जो बच्चे हैं, आदिवासी मतलब क्या है पता है क्या? इनका घर ठिकाना कंफर्म नहीं रहता है, कुछ का कंफर्म रहता है, कुछ कास्ट का कंफर्म नहीं रहता है, वो फिरते रहते लोग, इधर से उधर ऐसा घूमते रहते काम के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। देन हेल्थ सर्विसेज ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपको पता है छोटे से छोटे खेड़े गांव में आजकल हॉस्पिटल्स पहुंच गए, इतना पक्का है, चाहे वो फिर प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट के हो, कुछ भी हो, पहुंच गए हैं। डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, हो रहा है। एंड टूरिज्म, आपको पता है अभी हुड्डा पार्टी का सीजन है, सच बताना कितने लोग हुड्डा पार्टी में गए हैं? कमेंट, नीचे कमेंट फटाफट। काफी लोग गए हैं, वैसे मैं नहीं गई हूँ, हमारा खुद का काम है, हम वही सेलिब्रेट करते हैं जो करना है। टूरिज्म में आता है हुड्डा पार्टी वगैरह वगैरह, ये भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, पूना में इतने सारे किले हैं, इतनी सारी घूमने वाली प्लेसेस है, मुंबई में इतना सारा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप जाते हो या नहीं जाते हो घूमने? तो ऑफ कोर्स यार सोचो आप कितना ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। देन उसके बाद कुछ यहाँ के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है टूरिज्म इंडस्ट्री के, कितना इसको डेवलप करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसको चाहिए टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द टून ऑफ ₹30,000 करोड़, मतलब 30,000 करोड़ की है टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह, सोचो कितना अच्छा है। देन हॉस्पिटैलिटी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। व्हाट इज मीन्ड बाय हॉस्पिटैलिटी? हॉस्पिटैलिटी मतलब सर्विसेज वगैरह रे बच्चों, हॉस्पिटैलिटी नहीं मतलब वो नहीं, सर्विसेज वगैरह जैसे कि टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ये राइट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अब ये आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है क्योंकि बॉलीवुड कहाँ है? मुंबई में।
कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव। सबसे पहले इस बात का मतलब समझो, व्हाट इज मीन्ड बाय कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब बच्चों जहाँ पे हम एक दूसरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, यहाँ पे ना सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो, प्रॉफिट अर्न करना ये इनका कतई मोटिव नहीं रहता, कतई नहीं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये बनी नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर्स को अच्छी सर्विसेज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनी होती है। तो ये काफी पॉपुलर है महाराष्ट्र में, और सच में महाराष्ट्र में बचत गट ये वगैरह काफी अच्छी स्कीम्स चलती है। तो इस तरह आपका ये इंफॉर्मेटिव चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे खत्म होता है। एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर वीडियो पसंद आया तो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहो। वो बेल आइकॉन है ना, उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। और इस चैनल पे आपको 4 सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। इको, ओसी, एसपी, अकाउंट्स, 11th एंड 12th कॉमर्स सॉरी। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।